हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की फर्स्ट यूनिट और इसके अंदर आज हमारा टॉपिक चलेगा वीक इंट्रैक्शन के अंदर टॉपिक चलेगा वान डर वाल्स फोर्स। टॉपिक कौन सा चलेगा? वान डर वाल्स फोर्स। अर्थात इसके अंदर आज हम बात करेंगे वान डर वाल्स फोर्स। सामान्यतः ये जो वान डर वाल्स फोर्स होता है, वान डर वाल्स फोर्स होता है वो सामान्यतः 5 प्रकार का होता है। यहाँ पर हम एक एक करके इनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कौन कौन सा प्रकार होता है। देखो, नंबर 1 की बात करते हैं हम। नंबर 1 होता है द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया। नंबर 2 द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया। नंबर 3 प्रेरित द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया। और नंबर 4 आयन द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया। और नंबर 5 आयन प्रेरित द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया। ये कितने प्रकार का होता है? वान डर वाल्स फोर्स 5 प्रकार का होता है। ठीक है। डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 की बात करते हैं अब हम। द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया, डाइपोल इंट्रैक्शन। देखो, नंबर 1 डाइपोल इंट्रैक्शन के अंदर जो भी मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर इंट्रैक्शन पाया जाएगा। कौन सा? डाइपोल। तो मॉलिक्यूल का आप सही अभिविन्यास होना जरूरी होता है। अर्थात मॉलिक्यूल के मध्य यदि सही अभिविन्यास के अंदर यदि इंट्रैक्शन पाया जाता है तो मतलब मॉलिक्यूल सही अभिविन्यास में उपस्थित होते हैं तो उनके मध्य इंट्रैक्शन पाया जाएगा। लेकिन यदि मॉलिक्यूल सही अभिविन्यास में नहीं पाए जा रहे हैं तो उनके मध्य इंट्रैक्शन नहीं पाया जाएगा। ठीक है। देखो, जो भी ध्रुवित अणुओं के मध्य सही अभिविन्यास में द्विध्रुव आकर्षण के फलस्वरूप जो अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है, अर्थात जो भी ध्रुवीय अणु होते हैं उनके मध्य यदि उनका जो अभिविन्यास कैसा है? सही है, तो सही अभिविन्यास में उपस्थित है तो द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। और इस आकर्षण बल के फलस्वरूप अंतराण्विक आकर्षण, मतलब इनके मध्य सही अभिविन्यास के अंदर मॉलिक्यूल उपस्थित है तो उसके दौरान उनमें क्या पाया जाएगा? अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है। ध्रुवीय अणुओं के मध्य पाए जाने वाले बंध की जो प्रकृति ध्रुवीय अणुओं के अभिविन्यास पर निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करती है? अभिविन्यास। हमने देखा है। देखो, अभिविन्यास यदि सही है तो उनके मध्य क्या पाया जाएगा? अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाएगा। अर्थात जैसे मैं बात करूं, ये मॉलिक्यूल है और दूसरा ये मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब देखो, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल की यदि मैं चर्चा करता हूं तो इसका देखो डायरेक्शन किस तरफ है? इधर है।
और इसका इधर है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो ऋणात्मक आवेश इस साइड है, इसका भी ऋणात्मक आवेश इस साइड है, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर यदि समान प्रकार के जो आवेश होते हैं यदि एक साइड होते हैं तो उसके दौरान उनके मध्य रिपल्सन पाया जाता है। अब रिपल्सन पाया जाता है तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस साइड है तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर इस साइड है, तो आपस में क्या है, सेम चार्ज है, सेम चार्ज यदि पास में पाया जाता है तो इनके मध्य क्या पाया जाएगा, रिपल्सन पाया जाएगा, अर्थात इनके अंदर इंट्रैक्शन नहीं होता है, अंतःक्रिया नहीं होती है, अर्थात इनका जो अभिविन्यास होता है वो सही नहीं होता है, अर्थात गलत अभिविन्यास होता है। जबकि हमने क्या देखा है, अणुओं का सही अभिविन्यास में होना जरूरी होता है, ठीक है। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के लिए अणुओं का सही अभिविन्यास होना आवश्यक होता है। अब देखो सही अभिविन्यास का होना आवश्यक होता है तो यहाँ पर हम चर्चा करें इसके अंदर, देखो इसके अंदर यदि हम बात करें तो इसके देखो यहाँ पर हम चर्चा करें तो इसके अंदर इस एग्जाम्पल के अंदर ये मॉलिक्यूल है, इसका इधर पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है तो इधर कौन सा है, नेगेटिव चार्ज पाया जा रहा है, अर्थात डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है इसका इस साइड में है तो इसका डायरेक्शन किस साइड में है, इस साइड में है, ठीक है, अर्थात इस प्रकार से ये पाए जा रहे हैं। अब इस प्रकार से इनके अंदर डायरेक्शन पाए जा रहे हैं तो उसके दौरान जो इनका जो अभिविन्यास है वो कैसा है, सही अभिविन्यास है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज दूसरा इधर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा, या फिर इसका इधर नेगेटिव चार्ज तो इधर क्या है पॉजिटिव चार्ज, आपस में क्या होता है, इंट्रैक्शन, अर्थात इनका जो अभिविन्यास होता है वो कैसा पाया जा रहा है, सही अभिविन्यास पाया जा रहा है। अर्थात ये जो डायग्राम है ये क्या है, द्विध्रुव आकर्षण बल या द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया, ठीक है। हमने क्या देखा है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, द्विध्रुव जो अणु होते हैं उनके मध्य सही अभिविन्यास में द्विध्रुव आकर्षण बल के फलस्वरूप अंतराणविक आकर्षण बल पाया जाता है। जब मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, सही अभिविन्यास के। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, देखो माना कि ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल है। अब मैं इन दोनों मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं तो यदि ये मॉलिक्यूल इसका जो डायरेक्शन है इधर माना कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इसका भी ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यदि इस तरह से न्यूक्लियर मतलब ये मॉलिक्यूल आपस में पास में आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पास में आता है तो इनके मध्य रिपल्सन पाया जाएगा, अभिविन्यास कैसा होगा, गलत होगा, ठीक है। जब रिपल्सन पाया जाएगा तो इनके मध्य बंध नहीं बनेगा। अपन सब जानते हैं वान डेर वाल्स बल होता है, एक प्रकार का आकर्षण बल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का साझा नहीं होता है, आकर्षण बल लगता है। अब आकर्षण बल ये लगता है तो ये न्यूक्लियस द्वारा आकर्षण बल लगता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर हम सब जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं तो उसके दौरान यदि पॉजिटिव चार्ज यदि पास में पाए जाएंगे मॉलिक्यूल्स का, यदि इस प्रकार से अभिविन्यास पाया जाता है, दोनों डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन इस तरीके से होता है तो ये रॉन्ग डायरेक्शन होता है, ठीक है, अर्थात ये जो अभिविन्यास होता है वो कैसा होता है, गलत होता है। लेकिन इसके अंदर यदि ये इसका ये पॉजिटिव चार्ज और इधर माना कि ये नेगेटिव चार्ज है तो इस तरीके से मॉलिक्यूल आता है। अब इस तरीके से मॉलिक्यूल आता है तो इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव आपस में क्या होगा, अंतःक्रिया होगी, अर्थात इंट्रैक्शन होगा, आकर्षण बल पाया जाएगा, अर्थात ये द्विध्रुव मॉलिक्यूल ये द्विध्रुव दोनों डाइपोल इंट्रैक्शन पाया जाएगा। उसके दौरान इनके मध्य ये जो इनका जो अभिविन्यास होगा इस तरीके से कैसा अभिविन्यास होगा, सही अभिविन्यास होगा, माने कि इसका ये पॉजिटिव चार्ज तो इसका क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हमने ये देखा है कि किस तरीके से इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, इंट्रैक्शन पाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में हम नंबर 2 की चर्चा करते हैं। देखो नंबर 2, देखो इसके अंदर हमने देखा ध्रुवीय अणुओं के मध्य पाए जाने वाले जो बंध की जो प्रकृति होती है ध्रुवीय अणुओं के अभिविन्यास पर निर्भर करती है और यह प्रक्रिया अभिविन्यासित प्रभाव कहलाती है, ठीक है। कौन सा प्रभाव कहलाती है, अभिविन्यासित प्रभाव कहलाती है। नंबर 2 की बात करते हैं हम, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया। देखो द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव जो पारस्परिक क्रिया होती है
ये एक प्रकार से इसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है, वो तो ध्रुवीय नेचर का होता है, पोलर होता है, और दूसरा नॉन पोलर होता है। दो मॉलिक्यूल रहेंगे, यदि दो मॉलिक्यूल है उनके मध्य पारस्परिक क्रिया पाई जा रही है तो एक मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर रहेगा, तो दूसरा कैसा रहेगा, नॉन पोलर रहेगा। अर्थात एक मॉलिक्यूल ध्रुवीय प्रकृति का होगा तो दूसरा मॉलिक्यूल अध्रुवीय प्रकृति का होगा। जब ध्रुवीय प्रकृति का जो मॉलिक्यूल है अध्रुवीय प्रकृति के मॉलिक्यूल के संपर्क में आता है, या फिर अध्रुवीय प्रकृति का जो मॉलिक्यूल है ध्रुवीय प्रकृति के मॉलिक्यूल के संपर्क में आता है, तो उसके दौरान जैसे ही संपर्क में आता है तो ध्रुवीय प्रकृति का जो मॉलिक्यूल होता है अर्थात पोलर मॉलिक्यूल होता है, वो अध्रुवीय प्रकृति के मॉलिक्यूल को भी क्या कर देता है, ध्रुवित कर देता है। जब ध्रुवीय प्रकृति का मॉलिक्यूल अध्रुवीय प्रकृति के मॉलिक्यूल को भी ध्रुवित कर देता है तो दोनों के अंदर क्या आ जाती है, पोलैरिटी आ जाती है, ध्रुवीयता आ जाती है। और दोनों के मध्य जब कुछ समय के लिए जब वो ध्रुवीय प्रकृति का मॉलिक्यूल अध्रुवीय प्रकृति का मॉलिक्यूल ध्रुवीय प्रकृति के मॉलिक्यूल के संपर्क में जब तक रहता है तो उसके अंदर भी क्या आ जाती है, ध्रुवीयता आ जाती है। उसके दौरान उनके मध्य फिर क्या पाई जाती है, पारस्परिक क्रिया पाई जाती है, अर्थात इंटरेक्शन पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, देखो इस एग्जाम्पल से ही हम समझते हैं। देखो माना कि ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल ध्रुवीय प्रकृति का है, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल कैसा है, अध्रुवीय प्रकृति का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखो ये अध्रुवीय प्रकृति का मॉलिक्यूल, ये ध्रुवीय प्रकृति का, ये ध्रुवीय प्रकृति का मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के पास में पोलैरिटी है अर्थात ध्रुवीयता पाई जा रही है। जब इसके पास में ध्रुवीयता पाई जा रही है, बोले तो कुछ ना कुछ इसके चार्ज भी पाया जा रहा है, इसका एनर्जी है, चार्ज है इसके अंदर। ये है अध्रुवीय, बोले तो नॉन पोलर अर्थात इसके पास में चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल अध्रुवीय प्रकृति का मॉलिक्यूल होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इस पोलर मॉलिक्यूल के जैसे ही संपर्क में आता है तो जब तक ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के संपर्क में रहता है इसके अंदर भी क्या आ जाती है, ध्रुवीयता आ जाती है। अर्थात जैसे ही ध्रुवीयता आती है तो उसके दौरान इनके मध्य क्या होता है, इंटरेक्शन पाया जाता है अर्थात अंतःक्रिया पाई जाती है, ठीक है। अर्थात ये कहें कि दोनों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। लेकिन ये अध्रुवीय प्रकृति का मॉलिक्यूल इस ध्रुवीय प्रकृति के मॉलिक्यूल से दूर चला जाता है तो उसके दौरान ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है, फिर से ये कैसा हो जाता है, अध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है। अर्थात इसके अंदर ध्रुवीयता तब तक आती है जब ये ध्रुवीय प्रकृति के मॉलिक्यूल के संपर्क में रहता है। देखो हम इसके अंदर इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, जब किसी ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं के मध्य आकर्षण होता है तो उनके मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल उत्पन्न होता है। कैसा, अंतराण्विक आकर्षण बल उत्पन्न होता है। जब कोई अध्रुवीय अणु ध्रुवीय अणुओं के समीप आता है तो अध्रुवीय अणु ध्रुवित हो जाता है। अध्रुवीय अणु में ध्रुवणता केवल तब तक होती है जब तक द्विध्रुव अणु के समीपस्थ होता है, अर्थात जो पोलर मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर उसके पास में रहता है तो उसके दौरान तभी इसके अंदर क्या आती है, ध्रुवणता आती है, ठीक है। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अंतराण्विक आकर्षण बल में सबसे बड़ा प्रभाव द्विध्रुव द्वारा अध्रुवीय अणु को प्रेरित कर प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण में बदलता है। किसके अंदर, द्विध्रुव अणु अध्रुवीय अणु को प्रेरित करके किसमें, प्रेरित द्विध्रुव अणु आघूर्ण में बदलता है। यही कारण है कि इस पारस्परिक क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रेरणिक प्रभाव भी कहा जाता है। अर्थात अध्रुवीय अणु को ये ध्रुवित अणु होता है वो क्या कर देता है, प्रेरित कर देता है, जिसके कारण इसके अंदर भी क्या आ जाती है, अध्रुवीय अणु के अंदर भी क्या आ जाती है, ध्रुवणता आ जाती है। इसलिए ये क्या हो जाता है, प्रेरित द्विध्रुव बन जाता है। इसलिए इस प्रभाव को और क्या कहा जाता है, इसको प्रेरित प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। देखो फॉर एग्जाम्पल हम डायग्राम से इसको समझे, ये पोलर मॉलिक्यूल है और ये कौन सा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक पोलर मॉलिक्यूल, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब पोलर मॉलिक्यूल ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इसके दौरान इसके अंदर देखो पोलर मॉलिक्यूल के अंदर इसके अंदर
परमानेंट डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? पोलर मॉलिक्यूल के अंदर क्या पाया जाता है? परमानेंट डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। जब परमानेंट डाइपोल मोमेंट पाया जाता है तो इसके अंदर चार्ज, हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियस के द्वारा कुछ चार्ज सेपरेट रहता है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट मतलब परमानेंट स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण पाया जा रहा है। तो इसके संपर्क में यदि नॉन पोलर मॉलिक्यूल आता है, अध्रुवीय अणु इसके संपर्क में आता है, तो उसके दौरान ये जो मॉलिक्यूल होता है वो भी क्या हो जाता है? इससे ध्रुवित हो जाता है। क्या हो जाता है? ध्रुवित हो जाता है, ठीक है। तो इसके संपर्क में जैसे ही आता है तो वो भी क्या हो जाता है? ध्रुवित हो जाता है। और जब ध्रुवित हो जाता है तो उसके दौरान इसे हम क्या कहते हैं? द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया कहते हैं। अर्थात ये अध्रुवीय अणु जब ध्रुवीय अणु अध्रुवीय अणु के संपर्क में आता है तो ये भी क्या हो जाता है? प्रेरित। इससे ये प्रेरित हो जाता है, और प्रेरित हो जाता है तो इसके अंदर भी ध्रुवीयता के गुण आ जाते हैं। अर्थात इसे हम कहते हैं, ये तो क्या है? द्विध्रुव, और ये क्या है? प्रेरित द्विध्रुव। क्या होती है? दोनों के मध्य पारस्परिक क्रिया होती है। तो ये हमने दो प्रकार देखे हैं। नंबर 1 की बात की है द्विध्रुव द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया, और नंबर 2 की चर्चा की है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया क्या होती है, इसके एग्जाम्पल की हमने यहाँ पर चर्चा की है। नंबर 3 की बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।